आज के इस वीडियो में अपना विषय है चोल साम्राज्य का प्रशासन। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था चोल साम्राज्य की सीमा विस्तार और शासन प्रणाली की स्थिति। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से एक दक्षिण भारत का सबसे सशक्त जो साम्राज्य था चोल वंश, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। चोल शासन प्रणाली में संपूर्ण साम्राज्य को ग्राम पंचायत प्रणाली पर विभाजित कर रखा था। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण भूभाग को 6 प्रांतों में बांट रखा था और इन प्रांतों को मंडम कहा जाता था। प्रत्येक मंडम के कई उप विभाग होते थे और इन उप विभागों को हम कोट्टम और कोट्टम के भी एक छोटे छोटे अन्य उप विभाग होते थे जिन्हें हम नाडु, कुर्रम अथवा ग्राम कहकर जानते थे। इस प्रकार से एक संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली को उन्होंने कई सारी इकाइयों में विभाजित कर रखा था। गांवों के जो प्रतिनिधि थे, अर्थात गांव की देखभाल करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, ऐसे प्रतिनिधियों का प्रतिवर्ष निर्वाचन होता था। अर्थात वे सभी प्रतिनिधि उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के द्वारा चुने जाते थे। इसलिए प्रत्येक मंडम जो क्षेत्र था उसको कार्य की दृष्टि से पूर्ण स्वायत्तता थी। किसी प्रकार से राज सत्ता का उनके ऊपर दखल नहीं था। इसीलिए एक विशेषता और थी कि जो राजतंत्र था, राजा था, उसकी कार्यप्रणाली को नियंत्रण करने के लिए कोई भी केंद्रीय संस्था नहीं थी। अर्थात राज सत्ता का निर्णय सर्वोपरि था। वह अपने निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। उसको किसी प्रकार से किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी या उसको किसी प्रकार से नियंत्रण करने वाली कोई एक ऐसी सभा वहाँ पर चोल प्रशासन में मौजूद नहीं थी। उस कालखंड में भूमि की उपज का 6वां हिस्सा यानी 1/6वां भाग लगान के रूप में राजकोष में जमा कराना पड़ता था। चोल शासन काल में प्रजा सुखी थी और उस समय में सोने के सिक्कों का प्रचलन था और इन सिक्कों को हम कांसु कहते थे, यानी इनका नाम था कांसु सिक्का, जिसका वजन आमतौर पर 16 औंस का होता था। और इस सब व्यवस्था का संचालन करने के लिए चोल प्रशासन ने कई बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया ताकि क्षेत्र के किसान या अन्य जन समुदाय के लिए जल की उपलब्धता बनी रहे। क्योंकि भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो पठारी है, पथरीली भूमि है और उस क्षेत्र में भी चोल प्रशासन की कुशलता को देखते हुए उन्होंने वहाँ पर नहर प्रणाली को विकसित किया और ऐसी कई बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्थापित किया। चोल शैली में कला का बड़ा विशेष महत्व था। चोल साम्राज्य में कला की उत्कृष्ट नमूने हमको देखने को मिलते हैं
और कलाकारों का विशेष प्रोसेस उस कालखंड में मिलता था। चोलों की जो स्थापत्य कला थी वो अत्यधिक बेजोड़ थी, और आज हम देखते हैं कि उस कालखंड में बने हुए अनेक जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के निर्मित हैं, जिनके संरचना को अगर हम देखते हैं तो वो कई विशेषता लिए होते हैं। अर्थात संपूर्ण मंदिर का जो क्षेत्र होता था वो वर्गाकार विमान के रूप में था। उसमें एक मंडप होता था, उसके चारों ओर गोपुरम अर्थात स्तंभों से युक्त बृहद एक बहुत बड़ा सदन होता था, जिसको हम सभा कक्ष कह सकते हैं, साधना कक्ष कह सकते हैं। और उसकी सजावट के लिए पारंपरिक सिंह, ब्रैकेट्स और एक छोटे छोटे संयुक्त स्तंभ युक्त उसको बनाया जाता था। और ऐसा कहते हैं कि चोल राजा राजराजेश्वर प्रथम के द्वारा जो द्रविड़ शैली का जो तंजौर में मंदिर है, जिसको आज भी हम बृहदेश्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितने भी चोल शासक हुए हैं वो सब शिव के उपासक थे, इसलिए दक्षिण भारत में आज भी अगर हम देखते हैं तो जितने भी मंदिर मिलेंगे वो शंकर के मिलेंगे, और उन मंदिर की सभी बनावट द्रविड़ शैली पर आधारित थी, जो अत्यधिक बेजोड़ साबित है। इसी के आगे अगर हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में नहर प्रणाली का विकास करने का योगदान भी चोल शासकों को ही जाता है। उन्होंने अनेक नहरों का निर्माण किया। मूर्तियों की दृष्टि से चोल युगीन समय में नटराज की अर्थात भगवान शिव की कांसे से बनी हुई मूर्तियों के उत्कृष्ट नमूने कई जगह देखने को मिलते हैं। चोलकालीन समाज मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण और अब्राह्मण, जिसके अंतर्गत दास और देवदासी प्रथाएं भी प्रचलित थी। और चोल राजा सदैव धर्मानुयायी थे, अर्थात धर्म आधारित जीवन जीते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का जो एक सशक्त साम्राज्य था चोल वंश, उसमें सामाजिक संरचना, वहाँ की कला शैली और प्रशासनिक व्यवस्था एक उत्कृष्ट नमूने के रूप में भारतीय इतिहास में विद्यमान है।